अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं निफ्ट फोक सीन का एक और एक्साइटिंग एपिसोड और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान दिया रहमान। निफ्ट फोक सीन के आज के इस एपिसोड में बहुत कुछ है, बहुत रंगारंग एपिसोड आपके लिए हम लेके आए हैं। प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत सी चीज़ों के मुतल्लिक आज भी आपको बताएंगे, मगर सबसे पहले आपको बताते चलेंगे निफ्ट की एक्टिविटीज़ से अपडेट रहने के लिए आप निफ्ट फोक सीन जो है उसका फेसबुक पेज जो है ज्वाइन कर सकते हैं, लोक विरसा का फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको लोक विरसा और इसमें होने वाली एक्टिविटीज़ के हवाले से जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बहुत सी मालूमात मिलेंगी। जैसा कि आज के प्रोग्राम में बहुत सी चीज़ों से आपको आगाह करेंगे, आज के प्रोग्राम में किताबों की बातें होंगी। आज के प्रोग्राम में जो है वो निफ्ट में जो हमारी डॉक्यूमेंट्री एंड फिल्म मेकिंग की क्लास है उनके स्टूडेंट से बात करेंगे, वो भी कोई शॉर्ट फिल्म जो है वो बना रहे हैं, उसका अहवाल सुनाएंगे। उसके अलावा आज आर्ट एंड क्राफ्ट के हवाले से हम सिंधी और थरी हैंडीक्राफ्ट्स की बात करेंगे और इसके अलावा आज कुछ अपने बचपन की यादों को ताज़ा करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं, पहले हम चलेंगे निफ्ट के डॉक्यूमेंट्री एंड फिल्म मेकिंग के स्टूडेंट्स की जानिब और देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। जी, तो हम आपको लोक विरसा फोक सीन में मिलाते रहते हैं अपने निफ्ट के टैलेंटेड स्टूडेंट्स के साथ भी, जो कि डॉक्यूमेंट्री एंड फिल्म मेकिंग में बहुत कुछ सीख रहे हैं और बहुत सा काम कर रहे हैं। आज के निफ्ट फोक सीन में हम आपको मिलाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्री एंड फिल्म मेकिंग के स्टूडेंट परवेज़ अली कट्टो से, कि जिनकी शॉर्ट फिल्म बिल्कुल तैयार है और इंशाल्लाह बहुत जल्द उसकी स्क्रीनिंग होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम परवेज़। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं। और मुझे ये बताइए कि आपकी शॉर्ट फिल्म, उसका सबसे पहले तो नाम बताएं देखने वालों को और फिर थोड़ा सा उस फिल्म के बारे में बताएं कि क्या है ये फिल्म। दिया, बेसिकली इस शॉर्ट फिल्म का नाम है बालियाँ। जैसे हमारे घर में, हमारे आबा अजदाद में हम लोग एक ट्रेडिशनली बालियाँ रखते थे अपने पास कि ये हमारे लिए एक सोन है या हमारे पास गोल्ड है, वो हमारी आबा अजदाद की एक मेहनत है या एक उनके एक सरमाया पड़ा हुआ है। तो उसी के ऊपर मैंने उसका टाइटल सोचा हुआ है कि आजकल जो नौजवान हैं वो अपना जो है घर वालों का पैसा जो किस तरीके से वो ज़ाया कर रहे हैं मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स में, और वो किस तरीके से अपनी फ़ील्ड को जो है सही तरीके से काम में नहीं ला पा रहे। उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक बालियाँ मैंने टाइटल सोचा हुआ है। मेरी फ़िल्म एक शॉर्ट फिल्म है, वो ड्रग्स के ऊपर बनी हुई है कि स्टूडेंट्स किस तरीके से जो है ज़्यादा अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, अपना पैसा भी वेस्ट कर रहे हैं और अपने घर वालों की ख्वाहिशात पे भी पूरा नहीं उतर रहे हैं। कॉन्सेप्ट तो बड़ा ज़बरदस्त है और आई होप कि फिल्म भी बड़ी ज़बरदस्त होगी। टीज़र इसका वैसे हम दिखाएंगे इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूँगा कि जो है मेरे जो देखने वाले हैं उनको ये चीज़ पसंद आए। अच्छा, एक चीज़ परवेज़ बताइएगा कि एजुकेशन जो है वो आपकी उसके बारे में बताएं, कहाँ से पढ़ रहे हैं और फिर निफ्ट में आके डॉक्यूमेंट्री एंड फिल्म मेकिंग में एडमिशन लेने का कैसे सोचा? वैसे ही ले लिया या शौक़ था फिल्म मेकिंग का? दिया, ऐसे है कि मैंने जो है वो ऑलमोस्ट 8th क्लास से मुझे शौक़ था कि मैं मीडिया फील्ड में आऊँ, तो इस वजह से मैंने जो है जर्नलिज़म की तरफ रुख किया और इस वक्त मैं BS कर रहा हूँ, जर्नलिज़म में एनरोल्ड हूँ इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से। मैं सिंध से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी बेसिक जो तालीमात हैं, मैंने तालीम हासिल की है वो मैंने अपने गांव से ही डिस्ट्रिक्ट जैकबाबाद से हासिल की है और इंटर के लिए मैं लाड़काना गया सिटी से, वहाँ से मैंने हासिल किया और इस वक्त मैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में अपनी BS की डिग्री कर रहा हूँ। और ये जो फ़िल्मिंग का एक कोर्स है, ये प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन एक फ़ील्ड है ना, आप विजुलाइज़ तरीके से अपने थॉट्स को जो है एक अपनी व्यूवर्स तक पहुंचाते हैं, अपने लिसनर्स तक दिखाते हैं, पहुंचाते हैं, सुनाते हैं उनको कि क्या आप बना रहे हैं। तो मेरा यही ख्वाहिश थी और लोक विरसा और हुकूमत पाकिस्तान ने जो है वो कोऑर्डिनेट करके एक प्रोग्राम हमें ऑफ़र किया। तो मेरा खुशनसीबी थी कि मेरी आँखों से वो एक इश्तिहार गुज़रा और मैंने उस पर अप्लाई किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह इसके बदौलत मैंने प्रोडक्शन का बहुत सा जो है वो काम कवर कर लिया है। मैं सीख गया हूँ इस हवाले से और आगे भी कोशिश करूँगा कि अपने कंटेंट से, अपने जो स्किल्स हैं उनसे अच्छी चीज़ बनाऊँ और अपने नाज़रीन को
अपने देखने वालों को जो है वो एंटरटेन भी करूं और एक अच्छा मैसेज भी पहुंचाऊं। अच्छा परवेज़, आपने कामयाब जवान का जिक्र किया प्रोग्राम का, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए है कि वो स्किल सीखें। जब आपने ये एडवर्टाइजमेंट देखा और जब आप अप्लाई करने जा रहे थे और अब जब ये तकरीबन आपकी कोर्स की हाफ जो ड्यूरेशन है वो पूरी हो चुकी है, तो उसके बारे में मुझे बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आप अप्लाई कर रहे थे, तो क्या एक्सपेक्टेशंस थी और क्या ये कोर्स आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरा? मैं सच्ची बात बताना चाहता हूँ कि मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार मुझे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी थ्रू इस कोर्स के ना। जब ये एडवर्टाइजमेंट मैंने देखी, दैन एक इंटरव्यू कंडक्ट हुआ हमारा, उसमें जो है ऑफिशियल्स थे, उन्होंने हमें सेलेक्ट किया। हम तकरीबन 20 बंदे थे, हमारे क्लासमेट हैं, वो हमने वहाँ पे सिलेक्शन हुई हमारी, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी आधा जो है हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने बहुत कुछ सीखा है। टीम वर्क स्पेशली सीखा है कि आप टीम वर्क किस तरीके से करते हो। मीडिया फुली डिपेंड्स ऑन टीम वर्क। आपको एक पेशेंस दे देते हैं, आपको प्रोडक्शन की सेंस दे देते हैं। विद इन 3 मंथ्स मैंने बहुत कुछ सीखा है, और मैं चाहूँगा कि हमसे हमारे बाद आने वाले जो नौजवान हैं वो भी इसी कोर्स से जो है वो फ़ायदा उठाएं। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है हुकूमत की तरफ से, और स्पेशली इसको लोक विरसा जो फैसिलेट कर रहा है, ये एक बेहतरीन माहौल है। यहाँ पे आपको एक कोऑपरेटेबल एक स्टाफ है जो आपके साथ सारे कैंपस में आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है, और निफ्त वाले मुख्तलिफ एक फ़ील्ड है उसमें हवाले से। जी बहुत शुक्रिया परवेज़, और आपकी फ़िल्म का टीज़र आपके इस इंटरव्यू के बाद देखेंगे, एंड आई होप ये शॉर्ट फिल्म जो है हमारे देखने वालों को बहुत पसंद आएगी। इंशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। इस वक्त हम मौजूद हैं निफ्त की फैज़ हेरिटेज लाइब्रेरी में। ये लाइब्रेरी कई हवालों से जो है वो बहुत मुनफरिद है। यहाँ पर जहाँ पर बहुत ही नादिर व नायाब किताबें जो हैं वो मौजूद हैं, वहाँ पर तहज़ीब और सकाफ़त के हवाले से किताबों का जो मजमूआ है वो भी बहुत ज़ख़ीम है यहाँ पर। इसके अलावा निफ्त के अपने जो फील्ड रिपोर्ट्स हैं उसके हवाले से भी यहाँ पर बहुत सी रिपोर्ट्स मिलती हैं। आज के इस प्रोग्राम में यहाँ इस हिस्से में मेरी कोशिश है कि मैं आपको कुछ दिखाऊँ और बताऊँ लोक विरसा की उन पब्लिकेशंस के हवाले से कि जो लोक विरसा ने मुख्तलिफ अदवार में ख़ुद पब्लिश की हैं। अगर आपको किताबों से दिलचस्पी है और आप बहुत सी किताबें पढ़ना चाहते हैं पाकिस्तान की तारीख़ के हवाले से, सकाफ़त के हवाले से, और पाकिस्तान में मौसीकी के हवाले से, फ़ाइन आर्ट्स के हवाले से, आर्ट एंड क्राफ्ट्स के हवाले से अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ बहुत सी किताबें मौजूद हैं। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, यहाँ पर आपको बरसगीर के हवाले से भी बहुत सी किताबें जो हैं वो मिलेंगी। हाँ, तो अब जनाब हम बढ़ते हैं उस सेगमेंट की तरफ, उस सेक्शन की तरफ जहाँ पर लोक विरसा की अपनी पब्लिकेशंस मौजूद हैं, और वहाँ पर जाकर तलाशते हैं कि मेरी पसंद की कौन सी किताब वहाँ पर है। जी, तो ये एक किताब मैंने यहाँ से जो है वो मुंतखब की अपने देखने के लिए। ख़ासी ज़ख़ीम किताब है ये, और ये इस किताब का जो है वो एक हिस्सा है इस किताब में पाकिस्तान के हवाले से, और ये इसका टाइटल है पाकिस्तान का सकाफ़ती इंसाइक्लोपीडिया, और ये इसकी जल्द अव्वल है। इसमें सिलसिला कराकोरम, हमालिया और हिंदू कुश के हवाले से जो मालूमात हैं वो दर्ज हैं। ये लोक विरसा की अपनी पब्लिकेशंस है और ख़ासी ज़ख़ीम किताब है। वो तमाम लोग जो पाकिस्तान की सकाफ़त के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं उसमें जो है। अच्छा, अब इसकी इंडेक्स की तरफ आएँ तो जनाब बहुत से ऐसे टॉपिक हैं कि जिनके बारे में जानना जो है वो हर कोई चाहता है। लोक विरसा ने इस किताब को पब्लिश किया, और ख़ास तौर पे इसमें हर तरह से पाकिस्तान की जो सकाफ़त है, इलाक़ों के हवाले से, खानों के हवाले से, वो हर चीज़ को इस किताब में जो है वो कवर किया गया है। इसमें जनाब मुख्तलिफ़ इलाक़ों का ज़िक्र है, इलाक़ों से मंसूब वहाँ पर जानवर, जंगलात, ज़ुबानें, तारीख़, हदूद अरबा, जोग्राफ़िया, सब कुछ इस एक किताब में मौजूद है। और मैं आपको जो है वो बताती चलूँ कि ये इसका हिस्सा अव्वल है। ये पूरी किताब पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के हर सूबे के हवाले से जो है वो लोक विरसा ने पब्लिश की है।
और आप चाहें तो ये किताब जो है वो आप लोक विरसा बुक शॉप से परचेज़ भी कर सकते हैं, नहीं तो लाइब्रेरी में आकर तो आप इस किताब को पढ़ ही सकते हैं। इस पे शुमाली इलाका जात के हवाले से इसका हिस्सा अव्वल है, इसके बाद पंजाब, सरहद, सिंध, बलूचिस्तान जो है, और उसके हवाले से इसके नेक्स्ट वॉल्यूम्स जो हैं। तो मैंने जो किताब यहाँ से उठाई थी मैं इसको उस सेक्शन में वापस रखने जा रही हूँ, आप इसका टाइटल देख लें। तो अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो आप फैज़ हेरिटेज लाइब्रेरी, जिसकी टाइमिंग 9 to 5 है, दरमियान में जो है वो एक मुख्तसर सा लंच ब्रेक होता है, तो आप इस लाइब्रेरी में आकर जो है वो इन किताबों से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। बताती है चलूँ आपको कि इस लाइब्रेरी की कोई मेंबरशिप फ़ी जो है वो एज सच नहीं है। आप आए और यहाँ पर कोई भी किताब चूज़ करके पढ़ सकते हैं। हाँ, एक बात है कि यहाँ पर किताब इशू नहीं की जाती। ये जो है इस लाइब्रेरी के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ। रेफरेंस बुक हैं ज़्यादातर यहाँ पर। हमने ये किताब जहाँ से उठाई थी हम इसको वहीं पर प्लेस कर देते। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट बुक की तरफ, और यहाँ पर बहुत सी किताबें हैं और यकीनन मुझे बहुत दिन चाहिए इस लाइब्रेरी की सैर करने को। अगली जो किताब मैंने यहाँ पर देखी है वो है जनाब लोक तमाशा। आज कुछ प्रोग्राम में हमने बात भी पपेट्री पे करनी है, तो लोक तमाशा के हवाले से निफ्त की, लोक विरसा की ये पब्लिकेशंस में इस वक्त मेरे सामने हैं। इसको खोलते हैं और इसमें जानते हैं कि ये जनाब कैसी है और कब पब्लिश हुई। जनाब ये फील्ड रिसर्च पर बेस्ड एक किताब है। इसमें पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ लोक खेल, लोक तमाशे पेश किए जाते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। इसमें बंदर का तमाशा, सांप का तमाशा और रीछ का तमाशा भी। आपने कभी देखा है वैसे रीछ का तमाशा? हमारे बचपन में तो एक रीछ जाने वाला आया होता था। फिर पुतलियों के तमाशे के हवाले से भी इसमें जो है वो डिटेल मौजूद है। अच्छा, आपको ये भी बताती चलूँ कि इस किताब के पहले जो सेगमेंट हैं वो पंजाबी ज़ुबान में लिखे हुए हैं, और उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट में जो है वो उनका उर्दू तर्जमा जो है वो लिखा हुआ है। उर्दू तर्जमा इसका मंसूर कैसर साहब ने किया है, और अब्दुल गफूर दर्शन साहब इसके फील्ड रिसर्चर हैं, और लोक विरसा ने इसको पब्लिश किया, और 1978 में ये बुक जो है वो पब्लिश हुई। जी हाँ, बिल्कुल 1978 में। और फील्ड रिसर्च के बारे में आपको मैंने बता दिया, बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कभी लोक तमाशों के हवाले से, तो लोक विरसा की ये किताब इस लाइब्रेरी में मौजूद है। अब जनाब एक और किताब मेरे पास है, और इस किताब का टाइटल है लोक पंजाब। ये देखिए जनाब, टाइटल नज़र आया। वैसे मुझे ना ये किताबें बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं। इन किताबों में आपको पाकिस्तान के हवाले से और ख़ास तौर पर अपने तहज़ीब सकाफ़त के हवाले से बड़ी तफसील जो है वो जानने को मिलती है। अच्छा, लोक पंजाब इस किताब का टाइटल है, और इस किताब में जनाब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके मुतल्लिक जो है वो आप जानना चाहेंगे। अच्छा, मज़े की इंटरेस्टिंग बात, आज के प्रोग्राम में फ़ारूक कैसर साहब का तस्करा जो है वो होने जाएगा। अभी प्रोग्राम के नेक्स्ट सेगमेंट में आप देखेंगे। और बताती चलूँ कि इस किताब का सरवर्क जो है वो फ़ारूक कैसर साहब का डिज़ाइन किया हुआ है। अभी मैंने किताब खोली तो मुझे अंदाज़ा हुआ, अंदर फ़ारूक कैसर साहब का नाम मैंने देखा। अच्छा, इसमें जनाब गुजरात का ज़िक्र है, दरिया जनाब का, गुजराती माहिए, और बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं इस किताब के। और सारे किताब जो है वो पंजाब के हवाले से है। एंड बताते चले आपको कि इसमें चोलिस्तान में आबाद कौमों, चोलिस्तान के बेशतर कौमों के रस्म व रिवाज, और बाबा फरीद गंज चक्कर और सखी गुलाम कादिर, इसके अलावा गीत, सहरे, धोड़े और बहुत कुछ, यानी कि हर वो चीज़ जो पंजाब से रिलेट की जाती है उसका ज़िक्र जो है वो इसमें मौजूद है। इसमें काफ़ी का ज़िक्र है, लोरियों का ज़िक्र है, शादी ब्याह के गीतों का ज़िक्र है, इसमें गिद्दे का ज़िक्र है, भंगड़े का ज़िक्र है। तो जनाब पंजाब के हवाले से जनाब डिटेल वर्क आपको इस किताब में मिलेगा। लोक विरसा की अपनी पब्लिकेशंस हैं, इस वक्त मौजूद हैं फैज़ हेरिटेज लाइब्रेरी में, और इस लाइब्रेरी में है किताबों का एक ख़जाना, और आप इस ख़जाने से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं कि अगर आप लोक विरसा आएँ और इस लाइब्रेरी का विज़िट करें। हम लोक विरसा की जो अपनी पब्लिकेशंस हैं उनके हवाले से बात करें तो एक और किताब जो है वो मेरे पास एक नहीं
2 किताबें मेरे सामने आई हैं जिनके मुतल्लिक मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि हम जब रिसर्चर ख़ास तौर पर या किसी हवाले से किसी टॉपिक पर लिखना चाहते हैं तो हमें अक्सर इस चीज़ की कमी का सामना करना पड़ता है, यार इससे रेलेवेंट किताब नहीं मिल रही। और ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स जब इन सब्जेक्ट के बारे में लिखते हैं तो उनको भी कभी कभी लगता है कि ये किताब नहीं मिल रही। यहाँ पर लाइब्रेरियन हैं हमारे शुएब सत्ती साहब, बहुत हेल्पफुल हैं, आप उनको आके बताएंगे। अच्छा, नेक्स्ट किताब जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ ये है, इस किताब का टाइटल सच्चल सरमस्त। सच्चल सरमस्त इस किताब का टाइटल है और यकीनन इस शख्सियत के हवाले से जो है वो बहुत कुछ कहना बताना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने अक्सर अपनी दरसी किताबों में इनका जिक्र पढ़ा होगा। सिंधी, पंजाबी, फ़ारसी और उर्दू कलाम जनाब हज़रत सच्चल सरमस्त का इस किताब में जो है वो मौजूद है। और जनाब इनकी शायरी के हवाले से ये किताब है और उनकी किताबें जो है वो उनका कलाम जो है वो इस किताब में तर्जुमा किया गया है। ईयर ऑफ पब्लिकेशंस इस किताब का यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहा, वरना मैं आपको ज़रूर बताती। तो जनाब सच्चल सरमस्त की शायरी के हवाले से ये किताब, जो कि वर्षा पब्लिकेशंस, लोक वर्षा की अपनी पब्लिकेशंस हैं, आप इनको यहाँ पर देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। मुझे चूँकि पाकिस्तान के कल्चर से, पाकिस्तान की लोक दास्तानों से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, तो एक और किताब जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ये उसका टाइटल ये है लोक दास्तानें। ये भी लोक वर्षा की निफ्त की अपनी पब्लिकेशंस हैं, एक पुरानी पब्लिश किताब है, मगर आप इसको यहाँ पर लाइब्रेरी में ज़रूर देख सकते हैं। और इसमें पूरे पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ़ लोक दास्तानें हैं उनको जो है वो कंपाइल किया गया है, जिसमें नूरी जाम तमाशी, दरिया ख़ान और हीमू राठौर, सस्सी पुन्नू, सोही मेहीवाल, उमर मारवी और जाम ओडो, होथल परी और डिटेल्स मौजूद हैं। जनाब आज लोक वर्षा की लाइब्रेरी यानी कि फैज़ हेरिटेज लाइब्रेरी से इतना ही। इंशाल्लाह लाइब्रेरी के और बहुत से सेक्शंस और इस लाइब्रेरी में मौजूद और बहुत सी किताबों का तारुफ अगले शो में आपसे करवाएंगे। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का। आपसे मिलते हैं इस वक्फे के बाद। निफ्त फोक सीन, मैं हूँ आपके साथ दिया रहमान और इस वक्त हम आ चुके हैं तलहा अली साहब के दफ्तर में। वैसे हमारा प्रोग्राम ना इनसे गुफ्तगू के बगैर मुकम्मल नहीं होता, आपकी इनपुट बड़ी मज़ेदार होती है। शुक्रिया। अच्छा, आज हम अभी हेरिटेज लाइब्रेरी से होके आए और वहाँ पर हमने एक किताब देखी जिसमें लोक तमाशों का जिक्र था। और पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए तो परफॉर्मिंग आर्ट, पपेट्री, लोक तमाशे, ये पुतलियाँ, इनके हवाले से बहुत से लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते। बहुत कम जो है वो अब हमें वो पुराना ट्रेडिशनल पुतली तमाशा देखने को मिलता है, या परफॉर्मिंग आर्ट या पपेट्स फ़ारूक कैसर साहब के बाद हमें बहुत से नए देखने में नहीं आ रहे। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? असल में जी मेरे ख्याल में तो वैसे देखा जाए सारी ही जो अच्छी चीज़ें थी वो ज़रा कम होती जा रही हैं और अब ज़्यादा हमें इलेक्ट्रॉनिक की तरफ चीज़ें जा रही हैं, चाहे मौसीकी हो चाहे वो कुछ और हो। पपेट्री या जो थिएटर है जी, इसमें जो एक बहुत मज़ेदार और ताकतवर चीज़ मुझे महसूस होती है वो ये है कि आप पहले तो खैर ज़ाहिर है जो कहानियाँ होती थी, रिलीजियस जो कॉन्सेप्ट्स थे, आप उनकी भी बात कर लेते थे। और मेरे ख्याल में सबसे जो पुरानी आप कह लें कि जो परफॉर्मेंसेस होती थी उनमें थिएटर भी है। जो सबसे पहले इन्होंने जो आप कह लें कि ख़ास तौर पे जो मज़हब से ताल्लुक़ होता था जिन कहानियों का, जो लेजेंड्स बाद में जिन्हें हम कहते हैं, उन सबको बयान करते थे इसी के थ्रू। तो पुरानी चीज़ें भी इसमें आप बात कर सकते थे। आप इसको इतना आप कह लें कि एक तरह से वो इतना ताकतवर एक कॉन्सेप्ट है एक्सप्रेशंस को कन्वे करने का, कॉन्सेप्ट्स को कन्वे करने का। और आप देखिए कि जो ड्रामा और थिएटर और इस तरह की चीज़ें थी, ये इवन ब्रिटिश के ज़माने में भी थोड़ी डिस्करेज हो गई थी। वो नहीं चाहते थे कि उसका जो आप कह लें कि जो उसका ताकतवर पहलू है, जो कई दफ़ा कई सियासी बहुत ही ताकतवर चीज़ें कही जाती हैं। अभी भी अगर आप देखें गाँव में और बाकी जगहों पर, देहात में, बहुत सारे आप कह लें कि मिज़ाह और सार्काज़म के थ्रू थिएटर जो चीज़ें कन्वे कर रहा होता है, स्ट्रीट थिएटर होता है, पपेट्री होती है। मुझे एक दफ़ा का याद है पुतली तमाशा देखा हुआ, और वो बड़े आसान होते थे। वो 2 चारपाइयाँ उन्होंने इकट्ठी करनी थी और जनाब उनका वो स्टेज बन जाता था, और जो बड़े साहब हैं, फैमिली हेड, बाकायदा ख़ानदान होते थे पुतली तमाशा करने वालों के भी, तो वो जो है वो पुतलियाँ नचाते थे। तो जो फीमेल होती थी वो उसको सांग के तर्ज पे ना ढोलक पे वो उस दास्तान को बयान कर
रही होती थी, और यकीन जानिए उसको देखने का इतना मज़ा आता था कि वो एक अलग ही फ्लेवर है, और मुझे लगता है कि आज की यंग जनरेशन जो है वो उस फ्लेवर से नावाकिफ़ है। आपको कभी एक्सपीरियंस हुआ देखने का? जी जी बिल्कुल, मुझे तो खैर हुआ। मेरी तो खुशकिस्मती है कि मुझे कुछ इत्तेफाक हुआ, और सिर्फ यहाँ नहीं बाहर भी हुआ। लेकिन असल में देखें, परफॉर्मिंग आर्ट्स के हवाले से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को जब तक हम आगाही नहीं देंगे, जब तक उनको हम एक्सपोज नहीं करेंगे किसी आर्ट फॉर्म से, तो उनको उसकी कदर या उसकी आप कह लें कि पहचान कैसे होगी, वो कैसे चाहेंगे कि वो ये चीज़ दोबारा देखें। परफॉर्मिंग आर्ट्स के हवाले से तो एक मसला है कि जी कोई पैसे नहीं देना चाहता, कोई टिकट नहीं लेना चाहता, कोई ख़र्चा नहीं करना चाहता। और मैं तो खैर ख़ुद भी मुझे ये इत्तेफाक हुआ है कि लोग चाहते हैं कि भाई आप आएँ और बस मुफ्त में कुछ कर दें, कुछ प्ले कर दें, कुछ परफॉर्मेंस दे दें। तो वो बात ये है कि अब निहारी जो है उसके लिए तो हम पैसे देंगे, 1000-1500 रुपये भी दे देंगे पर हेड, 2000 भी दे देंगे, लेकिन टिकट लेना इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि हमने ये शौक़ पैदा नहीं किया, हमने बच्चों को ये बताया ही नहीं, ना दिखाया। अब जब उनका वो एक आप कह लें कि टेस्ट डेवलप ही नहीं हुआ, तो अब हम कैसे, जब वो बड़े होंगे तो हम उनसे कहते हैं जी अब आप देखें, और वही बच्चे फिर अफसरान भी बनते हैं, वही हुक्मरान भी होते हैं, वही जो है वो टिकट भी लेना उनके लिए होता है फिर कि भाई जाएं और देखें, तमाशबीन भी होते हैं। तो वो क्योंकि उनका ये पहलू है ही था ही नहीं ज़िंदगी में, तो वो फिर ना वो उसके लिए पैसे देना चाहते हैं, ना फिर उसको वो पैट्रनाइज़ करना चाहते हैं एज एन आर्ट फॉर्म। और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि वो चीज़ बस एक आप कह लें कि गैर ज़रूरी चीज़, और भाई एक पहले होता था, अब तो भाई नया ज़माना आ गया, इस तरह की बातें होती हैं। जबकि आप देखें कि पूरी दुनिया में क्लासिकल आर्ट्स और पुरानी चीज़ों को बहुत उनको वैल्यू दी जाती है। सही, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, चूँकि आज अभी प्रोग्राम के अगले हिस्से में मुझे पपेट्री पे बात करनी है, तो आपका फेवरेट पपेट को याद है कौन सा है? मुझे तो जी ज़ाहिर है, हम तो जब आप कह लें कि उस एज में थे तो अंकल सरगम और जो मासी मुसीबतें थी, वो मासी मुसीबतें मेरी फेवरेट पपेट है। मुझे बहुत वो पसंद थे, और उनकी नोक झोंक भी बहुत कमाल की थी। फारूक कैसर साहब माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो बहुत मुझे लगता था कि कमाल की हमारे यहाँ वो था, एक कैरेक्टर्स भी और सब कुछ। मुझे फ़ारूक कैसर साहब का एक छोटा सा इंटरव्यू करने का इत्तेफाक हुआ, और उसमें वो जो किस्सा सुनाते हैं ना कि पहला पपेट उन्होंने कैसे बनाया, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो हम फिर किसी दिन आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हम आपको लिए चलते हैं वर्सा म्यूज़ियम की तरफ, और वहाँ पर कलियाँ का एक सेट जो है वो पूरा डिस्प्ले है, एक पूरी गैलरी है जिसमें कलियाँ में इस्तेमाल होने वाले पपेट्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो वहाँ पर कौन कौन है, आइए चलते हैं और देखते हैं। आप देख रहे हैं निफ्ट फोक सीन, और मैं हूँ दिया रहमान। इस वक्त हम आ चुके हैं म्यूज़ियम में, और मेरे साथ खड़े हैं जनाब अंकल सरगम, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। फ़ारूक कैसर साहब का ये पपेट आ चुके, हम बात कर रहे हैं पपेट्री पे। तो लोक वर्सा म्यूज़ियम में ये एक सेक्शन के जिसमें ख़ास तौर पर फ़ारूक कैसर साहब यानी कि अंकल सरगम का ये पपेट मौजूद है। उनके साथ मेरा फेवरेट पपेट है मासी मुसीबतें। हम पपेट्री पे बात कर रहे हैं। तो ये मुझे मासी कह दिया, ये मासी तेरी माँ, ये मासी तेरी फूफी, ये मासी तेरी खाला, ना मानी में। ये पपेट तो मुझे लगता है कि अभी भी बोलते हैं, और मासी मुसीबतें जो हैं वो मेरी क्लास लेने के उसमें पूरी फॉर्म में नज़र आ रही हैं मुझे। अच्छा मासी जी, आप जो है ना वो मिस मुसीबतें बोल दो। मिस मुसीबतें, कैसी हैं आप? मैं अभी तो मैं जवान हूँ, देखी नहीं मुझे। ठीक है। अच्छा मासी जी, मैं ज़रा बाकी लोगों का भी तारुफ करा लूँ, फिर आपकी तरफ आती हूँ। अच्छा, मिस मुसीबतें के बाद, दोबारा डांट पड़ जानी है ना मुझे, मिस मुसीबतें के बाद हमारे पास यहाँ पर संतरी जी भी हैं। अस्सलाम वालेकुम संतरी जी। क्या हालत तुम्हारा? ठीक ठाक हो? मैं ठीक हूँ संतरी जी, आप ठीक हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम मेरा इंटरव्यू ले रही हो, तुम्हारे पास कागज है? इंटरव्यू लेने के कागज नहीं। अच्छा, वो बोंगा जी आ गए पीछे से। अस्सलाम वालेकुम बोंगा जी। वालेकुम सलाम। दिया जी, क्या हाल है तुम्हारा? मैं तो बोंगा जी बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरे प्यारे अल्लाह मियाँ। ऐसा तो ना करते, मैं तो उनको बताने लगा हूँ कि मेरे प्यारे अल्लाह मियाँ तेरा कर्म निराला है। उनकी आंख में कीमती लेंस और मेरी आंख में जाला है।
वाह 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 वाह, कमाल हो गया बघील साहब। अच्छा जी, ये आप लोग को लगा कि ये सारे पपेट यहाँ पर लाइव बोलते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लेजेंडरी पपेट जो जी मैंने भी गल कर, मैं इधर बैठा चाचा मकीम देख नहीं रही मेरे वाले तो पीछे ऐसा नहीं, मेरा बच्चा का गोल खड़ा है मेरे। जी चाचा जी, चाचा जी भी यहाँ पर हैं। कैसे हैं चाचा जी आप? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह शुक्र है। तुम सुनाओ क्या हाल चाल है? मैं तुम्हें देखता रहता हूँ, वो क्या है रेडियो पे बड़ा तुम्हें देखता हूँ। रेडियो में कैसे देख सकते हो तुम? स्लिप हो गया ना मुंह से। अच्छा वो गाना था, वो क्या होता है वो डब्बा, टेलीविजन, टेलीविजन में देखता हूँ तुम। हाँ बड़ी। आप टीवी देखते हैं? ओके, चले, बड़ा शुक्रिया आपका। मेरी ना आज ये जो मेरे फेवरेट पपेट्स हैं मेरे चाइल्डहुड के यहाँ पर हैं, और ये पीछे जो आवाज़ें सुन रहे हैं ना, आज हमने इनको ख़ास तौर पे बुलाया है ताकि आप जान सकें इन खूबसूरत पपेट्स जिनके साथ आपकी बचपन की यादें जुड़ी हैं, इनके पीछे आवाज़ें देने वाले फ़नकार आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं तारुफ़ कराऊँगी हमारे लेजेंडरी मेरे उस्ताद मोहतरम अंजुम हबीबी साहब का, जिनकी आवाज़ आपने सुनी बोंगा बखील के बैक में। थैंक यू, बहुत शुक्रिया दीदी, आपने हमें आज बुलाया और हमें डायरेक्ट पब्लिक से बात करने का मौका मिल रहा है। हमें मालूम हो रहा है कि हम ये पपेट्स मैनिपुलेट किया करते थे। जी, और अंजुम साहब के बाद यहाँ पर एक जो दूसरा नाम मौजूद है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। म्यूज़िक के हवाले से पूरी दुनिया उनको जानती है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है। मगर आप ये नहीं जानते कि इस कलियाँ के बहुत से पपेट्स के पीछे वो परफॉर्म करते थे जनाब मोहतरम बाबर नियाज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। हम खैरियत से हैं, आपका बहुत शुक्रिया आज आप यहाँ पर आए। मैंने जब पहली बार मुझे पता लगा कि हमारे जो बाबर नियाज़ी साहब हैं वो एक अच्छे सिंगर तो हैं ही, मगर वो एक पपेटियर बहुत कमाल के हैं, ये मेरे लिए बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात थी। आप बहुत शुक्रिया दिया। असल में ये सारा क्रेडिट जो है ये फारूक कैसर साहब ही को जाता है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर इतने सारे लोग रहते हैं, इतनी सारी आवाज़ें मेरे अंदर हैं। मैं तो गाने वाले का बेटा था, एक उस्ताद का बेटा था, तो गाना ही मैंने गाना था। लेकिन उन्होंने मुझे कैसे देख लिया, मुझे देखा कि वो यहाँ आते थे, वो यहाँ काम करते थे फारूक साहब, और टेलीविज़न में मुलाकात हो गई, तो उन्होंने ऐसे ही मुझे कहा कि ये काम करोगे। मैंने डरते डरते हाँ कर दी, फिर ना कर दी, ये कर दी, और फिर मैं आ गया। अब अंदर से कैसे हाडाराम की आवाज़ कैसे निकल आई, ओए नोनी पा, मैं वो जो डॉगी होता है पहला मेरा पप्पू वो है। फिर वो 1.25 लाख आ गया था, 1 लाख बड़ी बाबा जी क्या हाल चाल है, 1.25 लाख बड़ी ठीक ठाक, इस तरह के वो पपेट आते रहे। फिर सर्दी आ गया, बहुत पपेट के मासीम सीटें जो थी ये तो खासी पहले स्पेल में आ गई थी 76 वाले में। देन आई वाज, मैं बहुत छोटा था, 12-13 साल का था। वॉइस बहुत अच्छी थी उस वक्त, चूँकि फ्रेश थी वॉइस। अब तो उस की वॉइस नहीं रही, लेकिन फिर भी ये एक मेरे क्रेडिट में चीज़ आती है, ये जितने हैं ये सारा क्रेडिट गोज़ टू फारूक कैसर साहब, माय टीचर ही, वो मेरे उस्ताद भी थे, मेरे बुजुर्ग। अच्छा अंजुम साहब, ये बताइएगा, आपको एक्टिंग करते स्क्रीन पे लोगों ने देखा, रेडियो पे सुना, आपके वालिद साहब माशाल्लाह रेडियो करते रहे, पपेट चलाना, पपेट के बैकग्राउंड में आवाज़ देना, ये आप किस तरह इस तरफ आ गए? बस मैं ड्रामा करता था, ड्रामे सेक्शंस का मेरा आदमी था, रेडियो पे ड्रामे करता था, फिर टीवी में ड्रामे करता था। तो उसमें जो फारूक साहब के प्रोग्राम में जो स्किट्स होते थे उसके लिए मुझे बुलाया गया था। अच्छा। कि आप हमारे साथ स्किट्स करें, क्योंकि उसमें लाइव स्किट्स होते थे थोड़े। तो जब मैं इधर आया फारूक साहब के साथ, तो फिर मैंने देखा कि ये पपेट्स माशाल्लाह बहुत सारे करते हैं। बाबर साहब ने तो मैं ख्याल 25-30 पपेट्स की आवाज़ें निकाली, और मुझसे ये बहुत सीनियर हैं इस मामले में कि इन्होंने पहले काम किया, मैं बहुत किया। फिर हमने बहुत सारे स्किट्स किए मिलके आपस में, किसी में हम कुछ बने हुए हैं, कभी किसी में कुछ बने हुए, तो आपस में जो स्किट होते थे लोग उसमें भी बहुत महसूस होते थे। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब ये बोंगा बखील बन के आया तो फारूक साहब ने कहा कि हम इसकी आवाज़ें निकालें। तो मैंने अपना वो ड्रामे वाला जो ज़हन था ना वो चलाया कि ये बोंगा बखील है, एक गरीब यूनियन का नुमाइंदा है, और उसके माशाल्लाह 12 साल बच्चे भी हैं। तो उस हिसाब से मैंने सोच के मैंने आवाज़ निकाली, तो वो अप्रूव हो गई और बोंगा मेरे हिस्से में आ गया। पाकिस्तान हाँ, तो वो उसमें फिर उन्होंने कहा जी इसकी आवाज़ें निकालें, तो उन्होंने शेर एक लिख के लाए थे, वो मैंने बोला, दिल मेरा हैरान है, मेरे घर में फाका है, उसके घर में नान है, और मैं भी पाकिस्तान हूँ और वो भी पाकिस्तान है। फारूक कैसर साहब खुदा उन्हें गरीके रहमत करे, उनका बहुत बड़ा
एहसान है कि उन्होंने कलियां जैसा बचपन हमें दिया, हमें बचपन में कलियां देखने को मिला और हमने उस दौर में मिजाह को, तंज़ो मिजाह के बीच के फ़र्क को जाना और इन पपेट्स के थ्रू जहां हम बहुत इंटरटेन हुए वहां पर हमने बहुत कुछ सीखा भी। अच्छा, आप दोनों आज यहाँ पर हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारी दावत पे यहाँ आए। ये बताइएगा, इन पपेट्स में कुछ आपने किए, कुछ आपके साथियों ने किए, तो कलियाँ की कुछ यादें और पपेट्री के हवाले से जो आजकल की सूरत हाल है उसके बारे में क्या कहेंगे? बाबर साहब सबसे ज्यादा सीनियर हैं और बल्कि सीनियर यही बताएंगे। बस दुख की बात ये है कि पपेट्स के साथ हम वो बात कह सकते हैं जो कि मैं अपनी इस तरह से कह नहीं सकते। तो बहुत से मैसेजेस ऐसे होते हैं जो आप इनके थ्रू कह सकते हैं और आप देख लें कितनी पुरानी बातें, 50 साल पुरानी बातें जो आज भी सच हो रही है। उस वक्त कहना बड़ी मुश्किल थी, लेकिन इतने मज़े से कह देते थे उस वक्त की बातें, वो आज सच हो रही है। तो इनसे हमारे बच्चों के लिए काम नहीं हो रहा, बड़े दुख की बात है। आजकल बच्चों के लिए प्रोग्राम होने चाहिए, ये बच्चों के भी फेवरेट हैं और बड़ों के फेवरेट। हाँ, बड़े भी बड़े शौक से देखते थे कलियाँ। स्टाइल था ना उसमें, सारा काम हो सकता है, वो नहीं हो रहा। अच्छा, मेरे लिए मुझे बड़ी खुशगवार एक हैरत का सामना करना पड़ा जब मैं वर्सा म्यूज़ियम में आई और यहाँ पे मैंने कलियाँ का डिस्प्ले देखा। आप दोनों के नाम यहाँ पे डिस्प्ले हैं, पूरे पाकिस्तान से दुनिया आती है। आज आप दोनों को कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बारी बारी बताएं। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बल्कि मुझे आपने बताया कि आपका नाम वहाँ लिखा हुआ है, पपट पड़े हुए हैं। मैं कभी म्यूज़ियम में आया नहीं था, यहाँ से गुजरते ज़रूर थे, देखने बहुत रश होता था, गाड़ियाँ पार्क हुई हैं, जगह नहीं है, लेकिन हम कभी अंदर नहीं आए थे। अच्छा। लेकिन ये तो आपकी मेहरबानी, आपने हमें आज अंदर आने का मौका दिया और हमने अपने पपेट्स को यहाँ देखा पड़े हुए हैं। दोबारा से यादें ताज़ा हो गई आपकी? बहुत ज़्यादा ताज़ा हो गई हैं। ये तो बस जा ही नहीं सकते, ये नहीं जा जो है वो इन्हीं के इनका हमारे अंदर, हमारा इनके अंदर, इन पपेट्स के अंदर, वो कभी भूल नहीं सकते, ना कभी जा सकते अंदर से। यादें तो हमेशा याद दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला फारूक कैसर साहब को गरीक़े रहमत करे और जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। इन्होंने भी हमारी शोहरत में, हमारे नाम में बहुत काम किया। आ सकते हैं, जा रहे हैं, अंकल हालपुर आ गए हैं। भाई कैसे हैं आप लोग, ठीक हैं? हम ठीक है, लेकिन आप किसके नीचे आ गए हैं? अरे फिलहाल तो आप लोगों के वो काम जो कोई नहीं कर सकता उसके नीचे आ गए। मेरा ख्याल है इसको यहाँ बैठने का दिल कर रहा है। अरे हम तो आपके कदमों में बैठेंगे, आपसे ही सीखा है हमने सबसे। ये कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं? अरे सिया ये बताएं कि इतना कुछ हो रहा है और आपने अंकल हालपुर को नहीं बताया कि हाल बताया आज का। लेजेंड्स आए हुए हैं केटू पे। केटू पे तो लेजेंड्स आए हैं। अंकल हालपुर आपको कहाँ से आ गए? मैंने तो आपको बुलाया ही नहीं था। भाई बात ये है कि हाल बुरा हो या अच्छा आ ही जाता है और हालपुर तो हमेशा अच्छा ही हाल लेके आता है। और आप देखें कि इतने बड़े लेजेंड यहाँ मौजूद हैं और इनके होते हुए क्या हाल बताएं कि क्या हाल हो रहा है पपेट्री के साथ। और यही वो लोग हैं जो हमारे पाकिस्तान में, प्यारे पाकिस्तान में पपेट्स को लेके आए, बताया बच्चों को, और हम भी बताएंगे अब इनके साथ मिलके। ये है पाकिस्तान। ओए बोंगे, ओए देखो ये क्या, कौन है ये टप टप के बातें करी जा रहे हैं? कौन है ये? संतरी जी मेरा ख्याल है उसका चलान करे, जब बगैर टिकट के ही अंदर आ इसके कागज चेक कराओ अपने। ओए टप टप के बातें करे जा रहे हो तुम। शुक्र है इन्होंने गाड़ी के कागज पूछे, ये नहीं पूछा कि वैक्सीनेशन कराइए कि नहीं। वैसे होनी चाहिए, वैक्सीनेशन भी है। तो तेरा हो गया हुआ है वैसा वैक्सीनेशन जैसा। आपको पता है जिया, उनका वकील कह रहा था कि आजकल 5 टीके लगते हैं, 2 हाथ पे, 1 पेट पे और 2 मैं नहीं बताऊंगा। चलें जी, ये जनाब आपने देखा आजकल प्रॉब्लम ये है कि जब से कलियां पाकिस्तान टेलीविज़न पर ऑन एयर होता था तो कलियां के बाद से आपको किसी और टीवी चैनल पे पपेट देखने को नहीं मिलते थे। और गुज़िश्ता सालों में आपने अंकल हालपुर को देखा केटू टेलीविज़न पे। केटू टेलीविज़न इस वक्त वाहिद टेलीविज़न है जहाँ पर एक पपेट करेक्टर आपको एक प्रोग्राम में नज़र आता है। इनका नाम है अंकल हालपुर और इनके बिल्कुल साथ मौजूद है नईम तालपुर जो कि अंकल हालपुर को ऑपरेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे खैरियत से? जी जरा आप सबके सामने पहले मैं बहुत अच्छे। ये हमारे उस्ताद हैं जो देखने वाले हैं, ये उन उस्तादों की दी हुई चीज़ें हैं। अंकल फारूक साहब, अल्लाह उनको जन्नत की जगह अता फरमाए। आमीन आमीन सुम आमीन। उन्होंने हमें सब कुछ दिया, उनसे हमने सीखा। और ज़ाहिर बात है कि जो उस्ताद का जो शागिर्द होता है हमारे लिए वो सबसे बड़ा उस्ताद होता है। और इन्होंने हमें सीखा, इनके साथ मौका मिला और केटू चैनल पे हम लोग इंशाल्लाह दोबारा आपको ज़हमत देंगे, बुलाएंगे प्रोग्राम के लिए। काम होना चाहिए बच्चों के लिए कम से कम इंशाल्लाह। और आप यकीन जाने भाई, इस वक्त
पूरे पाकिस्तान में किसी चैनल पे बच्चों के लिए कोई प्रोग्राम हाँ, ये बहुत अलमिया है। अलमिया बहुत बड़ा। और पक्की बात। मेरी केटू के तवस्सुत से आप दोनों भाइयों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हम इसको दोबारा से लेके आते हैं। इंशाल्लाह करना चाहिए। इंशाल्लाह। बच्चों के अंकल लिए हालपुर नाराज हो गए हैं। नाराज नहीं हुए अंकल हालपुर, इनकी आगे बोल नहीं सकते। नहीं। थैंक यू। आपका हाथ साथ। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अंजुम सर आपका शुक्रिया, बाबर भाई आपका शुक्रिया, नईम तालपुर आपका शुक्रिया, और अंकल हालपुर का भी शुक्रिया कि आज वो निफ्ट के फोक सीन में आए और हमने पपेट्री पे बात की, और मिस मुसीबते का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मिस कहने का। वैसे मैं चाहूँगा कि अगर मेरी आप मिस मुसीबत से ज़रा गपशप करवा दें तो अभी तो मैं जवान हूँ। अच्छा नामा नीमा अपने बाल कटवा के आओ। जी, इस वक्त हम जो है वो बाहर आ चुके हैं और यहाँ पर मैं आपको आज एक शॉप का विज़िट करवाने वाली हूँ। ख़ास तौर पे ये सेगमेंट जो है वो ख़वातीन के लिए है, क्योंकि उनको घर की आराइश के साथ जो है ना बड़ी दिलचस्पी होती है, और यहाँ पर घरेलू आराइश की बहुत सी ऐसी दस्तकारियाँ मौजूद हैं कि जिनसे आप जो है वो अपने घर को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। इस शॉप का जो नाम है और इस शॉप में जो चीज़ें हैं उसके मुतल्लिक जो है हम शॉप ऑनर से भी बात करेंगे। मगर यहाँ पर ये जो वुड क्राफ्ट हैं, ये आप मेरे हाथ पे देख रहे हैं जनाब, बहुत ही खूबसूरत ग्लास वर्क है, और उस ग्लास वर्क में जो ट्रेडिशनल टच है वो बहुत ही हसीन है। आप यहाँ पर देख रहे हैं मुख्तलिफ बहुत खूबसूरत डोर बेल्स भी नज़र आ रही हैं, वॉल हैंगिंग्स भी नज़र आ रही हैं, बड़े साइज़ में भी हैं, छोटे साइज़ में भी है, डिफरेंट शेप्स में हैं, डिफरेंट स्टाइल्स में हैं, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। मुझे तो ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है? अब हम जनाब इन वॉल हैंगिंग्स को देखते हुए इनका जायज़ा लेते हुए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम इस शॉप ऑनर की तरफ चलते हैं, इनसे जानते हैं आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम राजा है। राजा साहब, तो राजा साहब ये जो आप चीज़ें बना रहे हैं अभी यहाँ पर हाथ से बना रहे हैं, तो एक इस फ्रेम को, एक इस ग्लास वर्क को बनने में कितना टाइम लगता है? इसमें लगता है 1-1.5 घंटा लगता है। 1.5 घंटा लगता है? जी हाँ। जब ये सारा पेंट हुआ हो, सब रेडी हो, तो फिर जोड़ने में 1.5 घंटा लगता है? जी हाँ, रेडी में 1.5 घंटा लगता है। इसमें हाथ की कढ़ाई है, ये कढ़ाई गांव से कराते हैं, फ्रेम वगैरह मैं खुद बनाता हूँ। अच्छा। इसको डेकोरेशन पीस वगैरह है, डोर बेल है, ये खुद बनाते हैं। ये गांव से औरतें वगैरह काम करती है, सारा हाथ की कढ़ाई है, थरपारकर से। और इनकी शॉप पे अभी मैं आई हूँ तो मुझे बहुत सी और चीज़ें भी नज़र आई हैं जो हैंड क्राफ्टेड है। मैं आपको इनकी शॉप का एक डिटेल जो है वो ओवरव्यू दूंगी, और यहाँ पर घरेलू आराइश की और घर में इस्तेमाल होने वाली बहुत सी चीज़ें, ख़ास तौर पे ये रली, यहाँ पर रली की मुख्तलिफ इकसाम यहाँ पर हैं, इनसे जानते हैं एक रली कैसे बनती है, कितने में बनती है, यहाँ पर किस तरह से अवेलेबल है। तो हमारी इस गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। राजा ज़रा इस तरफ आ जाएँ और ये बताएं कि ये जो चीज़ बिछी हुई है इसका ख़ास नाम क्या है? इसको सिंधी रली बोलते हैं, जो अच्छी वाली रली क्वालिटी होती है। रलियों में क्वालिटी होती है। ये अच्छी वाली रली है, ये 10,000 रुपये की है। इसके अलावा ये सस्ते वाली रली है, ये हाथ की पेंटिंग वाली जो होती है उसके ऊपर काम किया होता है, ये 2,000 रुपये की है, 1,500 की है, 3,000 है, ऐसे मुख्तलिफ होते हैं प्राइस है। अच्छा, ये जो कढ़ाई है इसको क्या कहते हैं? ये सीटी रेशम का काम होता है। रेशम का काम है? ये रेशम का काम है, इसमें बहुत टाइम लगता है। औरतें वगैरह बनाते हैं गाँव में। जो ये है वो कहानी होती है जो हाथ की कढ़ाई से बनाते हैं। पहले वो दूल्हे वगैरह को पहनाते जाते हैं। अच्छा, पहले ये दूल्हे वगैरह को पहनाते थे और अभी ये डेकोरेशन पीस इस्तेमाल होते हैं? अभी है ना वो खड्डी का बना रहे हैं, पहले हाथ का बनाता है। इसमें टाइम बहुत लगता है, 2-2, 3-3 महीने लग जाते हैं एक बनाने में। सही, यानी कि एक पीस बनाने में 2-3 महीने। तो अच्छा, रली के अलावा मैं एक चीज़ और देख रही हूँ आपके पास जो मौजूद है, ये क्या निकाला आपने? ये हमारे पास एंटीक मैंने पुराना तकिया बनाया हुआ है। ये कम से कम 10,000 रुपये का ये तकिया है। इसका काम है, रेशम का काम है। इसको कम से कम 3-4 महीने लग गए थे पूरा। अभी ये नहीं बन सकता, ये एंटीक में आ जाता है। ये
अब 50 साल पुराना है। 50 साल पुराना है और अगर आप इसका काम देखें तो इस कदर बारीक और इस कदर नफीस है कि एक एक स्टिच जो है वो आपको इस पर नज़र आ रहा है, बहुत खूबसूरत। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर रलियों में और डिफरेंट वैरायटी भी मुझे नज़र आ रही है, उसको क्या कहेंगे? मुख्तलिफ है, एक कच्चा काम होता है, माने धागा होता है कच्चा वाला, उसका बना हुआ है, रेशम का होता है, ऊन का होता है, जो भेड़ की ऊन होती है उसका बनाते हैं। ऐसे मुख्तलिफ धागे होते हैं, मुख्तलिफ काम होते हैं। अच्छा, ये जो कुशन पड़ा हुआ है ये क्या है? ये कुशन है, इसमें छोटे कुशन है, ये हाथ की कढ़ाई में होते हैं। अच्छा, ये बनते हाथ की कढ़ाई में? जी हाँ, सारा हाथ की पीसों में बनाते हैं। और ये कितने का एक है? ये 100 रुपीज़ का। 100 रुपीज़ का एक है? जी हाँ। ये तो बहुत ही चीप है, इसको तो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है और बहुत सस्ता बना हुआ है। तो अगर आप इसको ख़रीदना चाहें ना तो फ़ौरन से पहले लुक वैसा आ जाए। यहाँ पर इसमें और मज़ीद वैरायटी जो है वो आपको मिल जाएगी। सब चीज़ें, ये बड़ी रलियाँ और ये जितनी चीज़ें यहाँ पर हैं ये सब हैंडमेड है? ये सारी हैंडमेड है। इधर जो भी लोग वर्षा के दुकान वाले बैठे हैं आर्टिजन बाज़ार में, ये खुद बनाते रहते हैं। हर दुकानदार अपना काम कर दिखाता है। जैसे हम ये खुद बना रहे हैं, ऐसे ये 15 दुकानें हैं, इधर खुद वो बंदा बैठ के बनाते हैं। ये आर्टिजन बाज़ार है लोग वर्षा में। जी, आर्टिजन बाज़ार है। आपको बाज़ारों में आपको दूसरी आइटम मिल जाएगा मैक्स, ये प्योर आर्टिजन बाज़ार है। इधर है ना हम बैठ के बनाते हैं। ये बिल्कुल यहाँ पर बैठ के बनाते हैं और बहुत मुख्तलिफ इक़साम की और ख़ास तौर पर सिंधी ट्रेडिशनल थरी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आपको मिलेंगी। यहाँ पर बेड स्प्रेड आपको मिल जाएंगे, कुशन्स मिल जाएंगे, तकिए मिल जाएंगे, कुछ वेस्ट कोट मुझे वहाँ पर बनी हुई नज़र आ रही हैं वो आपको मिल जाएंगे। सो आप विज़िट कर सकते हैं बहुत सी ट्रेडिशनल ख़रीदारी के लिए और अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए। बहुत शुक्रिया राजा आपका। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये था आज का निफ्ट फोक सीन। जैसा कि आपको हमने कहा था कि आपके बचपन की बहुत सी यादें ताज़ा होंगी, तो बहुत से लेजेंड्स आज हमारे प्रोग्राम में जो है वो शरीक हुए और उसकी बात की हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। आज का निफ्ट फोक सीन का एपिसोड आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक आप हमें निफ्ट के पेज पे और K2 TV के ऑफिशियल पेजेस पर दे सकते हैं। इसके अलावा एक अनाउंसमेंट आज के प्रोग्राम में मैंने करनी है और वो ये है कि अगले आने वाले हफ्ते में निफ्ट में जो है वो ऑटम फेस्टिवल स्टार्ट होने जा रहा है। मौसम ख़िज़ां का ये मेला 3 दिन का मेला सजाया जाएगा लोक विरसा में, और फ्राइडे, सैटरडे, संडे, जुम्मा, हफ्ता, इतवार जो है वो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो अपनी तमाम दोस्तों को बताइएगा और निफ्ट के ऑटम फेस्टिवल को ज़रूर आप ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट वीक। आज का निफ्ट फोक सीन यहाँ पर अपने इख्तिताम को पहुँचा। अपनी मेज़बान दिया रहमान को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।